हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल 369 क्वार्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो ऑन डाटा साइंस। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि ये हम अब कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं डाटा साइंस के ऊपर। तो ये हमारे डाटा साइंस की सेकेंड वीडियो होगी, जिसमें कि हम डाटा साइंस को कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे जानेंगे कि डाटा साइंस में आगे कैसे काम करते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी वो डाटा साइंस के इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें कि आपने जाना डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस का क्या रोल है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट डाटा साइंस। सो आज के जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें आप डाटा साइंस में डाटा कलेक्शन के बारे में जानेंगे। सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डाटा कलेक्शन और उसके टेक्निक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि डाटा साइंस है क्या, उसका क्या इस्तेमाल है, उससे कौन कौन सी जॉब्स हम ले सकते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो आज हम कुछ आगे जानने वाले हैं कि डाटा साइंस में नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो आपसे उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को सीख पाएँ और अपने रिसर्च में, अपने प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर पाएँ। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अदर प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि वो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बढ़ा पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो डाटा कलेक्शन को समझने से पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि डाटा है क्या। सो दोस्तों डाटा क्या है कि जब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, अब वो इंफॉर्मेशंस अगर एक सिस्टमेटिक वे में ना हो, ठीक है, बिखरी बिखरी हो, तो आप उनको समझने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो डाटा क्या है कि जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन होती हैं, तो आप उसको अगर एक फॉर्मेटेड वे में अगर आप उसको बना लेते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एक डाटा हो जाता है। सो डाटा कलेक्शन जो है वो बेसिकली डाटा को इकट्ठा करने की, उसको मेजर करने की और उसको एनालाइज करने की टेक्निक है दोस्तों। आप डाटा कलेक्शन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें मेन है वो हम जान लेते हैं। डाटा कलेक्शन देखो दोस्तों, डाटा वैसे तो डाटा आप बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे टाइप से आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका कलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मेन है। सबसे पहली चीज है कि डाटा डाटा आप किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हो, यानी आपका रिसर्च गोल क्या है, आपकी रिसर्च का पर्पज क्या है, वो चीज आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा डाटा कलेक्ट कर पाओगे। सेकंड थिंग जो होती है दोस्तों कि हम किस टाइप का डाटा हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। जो आपकी रिसर्च है उसके गोल से, उसके पर्पज से ही आपको ये पता लगेगा कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए। सपोज करो कि आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो आपको डाटा भी क्वांटिटेटिव ही चाहिएगा, मीनिंग आपको न्यूमेरिकल डाटा ही चाहिएगा। आप वर्ड फॉर्मेट का डाटा आप यूज नहीं कर सकते उसके अंदर। ओके दोस्तों, अब सेकंड थिंग, इसमें जो थर्ड हमारी चीज आती है, सेकंड थिंग हमने जान लिया कि हमारा प्लानिंग है। थर्ड चीज है कि आप उसके अंदर मेथड यूज करना चाह रहे हो। सपोज करो कि आप लीनियर रिग्रेशन यूज करना चाह रहे हो, तो आप अब लीनियर रिग्रेशन का आपको बैकग्राउंड समझना होगा कि लीनियर रिग्रेशन किस टाइप के डाटा पर काम करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप क्या मेथड, क्या प्रोसीजर अपने रिसर्च में इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। डाटा कलेक्शन से पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम भाई अपने रिसर्च में ये मेथड, इस टाइप का मेथड हम यूज करेंगे, इस टाइप का कुछ प्रोसीजर हम यूज करेंगे, ठीक है।
तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि डाटा का कलेक्शन के लिए हमें क्लियरेंस मिल जाता है, हमें एक ना पता लग जाता है कि हाँ भाई हमें इस टाइप का डाटा चाहिए। फिर जो एक और इसमें बात है आती है कि जो आप डाटा यूज करोगे उसको हम कलेक्शन के लिए किस तरीके से आप उसको कलेक्ट करोगे, कहाँ पे आप स्टोर करोगे, प्रोसेस करने के लिए आपके पास क्या मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इसको इफेक्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें पहले क्लियर करनी पड़ती हैं डाटा कलेक्शन से। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप की डाटा टेक्निक्स है जिनसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि है कि हमें डाटा कलेक्शन की एक्चुअली में ज़रूरत ही क्या पड़ी। ओके दोस्तों, सो देखो डाटा कलेक्शन कोई नई टेक्निक नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं है कि डाटा साइंस हमारे अब 21 सेंचुरी में जैसे डाटा साइंस बहुत पॉपुलर हो गई है तो डाटा कलेक्शन भी आज ही आया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डाटा कलेक्शन एक बहुत पुरानी टेक्निक है। जब आपके पहले जो डाटा कलेक्शंस के लिए हमारे पास टेक्निक्स होती थी, वो बेसिकली क्या होता था, फॉर्म्स में हम डाटा कलेक्ट करते थे, पर्सन्स फॉर्म के थ्रू डाटा कलेक्ट करते थे, या फिर कुछ आपके भाई इंटरव्यूज के थ्रू डाटा कलेक्ट होता था, इंटरव्यू करके क्वेश्चंस करके हम डाटा कलेक्ट करते थे। तो वो सारी बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं। वो जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं उन्हीं को थोड़ा एनहेंसमेंट के साथ आज हम डाटा कलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एकेडमिक्स में भी आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो पहले रिसर्च होती थी उनके लिए भी अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता था। तो सो डाटा कलेक्शन कोई नई टेक्निक नहीं है, लेकिन जैसे 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 डाटा बढ़ रहा है, अब उन पुरानी टेक्निक्स को अगर हम पुराने तरीके से इस्तेमाल करें तो आप समझ सकते हैं कि डाटा कलेक्शन में हमें कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और क्या है ना कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो इस चीज़ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, इस चीज़ को टाइम कंज्यूमिंग ना हो ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की ज़रूरत है जो कि हम डाटा साइंस में यूज़ करते हैं, और इसीलिए हमारा डाटा कलेक्शन की जो न्यू वे है वो हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि डाटा साइंस में डाटा कलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक रिसर्च आप कर रहे हैं तो उस रिसर्च की इंटीग्रिटी अगर आपको मेजर करनी है तो वो इंटीग्रिटी आपके डाटा से मेजर होगी। जितना अच्छा आपका डाटा होगा, जिस टाइप की आपकी रिसर्च है, अगर उसी टाइप का आपका डाटा है तो उससे क्या है कि आप उस रिसर्च की इंटीग्रिटी क्लेम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक ये बहुत एक बड़ा रीज़न है कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस रिसर्च का हमें पहले गोल और पर्पस पता होना चाहिए कि हमारे रिसर्च का गोल क्या है, पर्पस क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि हमारी रिसर्च किस टाइप की है, वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। और जिस टाइप की हमारी रिसर्च होती है उसी टाइप का हम उसमें डाटा यूज करते हैं। अब सेकंड जो हमारा रीजन इसमें है, डाटा कलेक्शन का सबसे बड़ा जो रीजन है कि जब आपके पास एक अच्छा खासा एक करेक्ट वे में डाटा होता है तो वो क्या है कि वो जो एरर्स आने के चांसेस होते हैं उनको बहुत ही कम कर देता है। अगर आपके पास एक अच्छा डाटा नहीं है, एक करेक्ट डाटा नहीं है, एक अप्रोप्रिएट वे में डाटा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि डाटा में एरर्स ज़्यादा होंगी, जिससे कि आपके रिसर्च में एरर्स ज़्यादा होंगी और वो रिसर्च एक अच्छी रिसर्च नहीं कहलाई जा सकती। तो इसीलिए हमें डाटा को एक अच्छे तरीके से कलेक्ट करने के लिए, हमें अपने रिसर्च को अच्छा बनाने के लिए, उसमें एरर कम करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की यूज पड़ता है। हमें तो उस रिसर्च को अच्छा बनाने के लिए डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो जो अगला हमारा रीजन है वो है डिसीजन मेकिंग। देखो दोस्तों, जब आप
अगर डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो किसी भी डाटा को लेके, तो वो डिसीजन मेकिंग कब अच्छी हो सकती है? जब उसके अंदर एरर्स ना हो। वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ एरर्स से अगर आपकी एक डिसीजन आप ले रहे हो, तो उसका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हमें एक अच्छे एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम उसमें एरर्स को कम कर सकें। और यही रीज़न है कि हम डाटा कलेक्शन टेक्निक्स का डाटा साइंस में यूज यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी एक तो इंटीग्रिटी बनी रहे, एरर्स कम हो जाए, और जब एरर्स कम हो जाएंगी तो डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी इजी और एक्यूरेट हो जाएगी। और उससे अगला जो रीज़न हमारी डाटा साइंस के अंदर है डाटा कलेक्शंस को यूज करने का, वो क्या है कि जैसे हम पहले डाटा का कलेक्शन करते थे, वो टेक्निक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही कॉस्ट लगती थी उनमें, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा रिसर्च बहुत ही लंबे टाइम तक चलता था और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वेस्ट होता था। लेकिन डाटा साइंस के आने के बाद में क्या है कि रिसर्च का टाइम भी कम हो गया है और कॉस्ट भी कम हो गई है। वो क्यों कम हो गई है? क्योंकि जब हम हमारे पास अब डिफरेंट डिफरेंट डाटा कलेक्शंस की टेक्निक्स है, तो जो टाइम और जो कॉस्ट हमारी डाटा कलेक्शन पे वेस्ट होती थी ना उस वक्त, उसको आज हम इजी वे में और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि डाटा कलेक्शन हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज हो जाता है डाटा साइंस के अंदर। ओके दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि हम कितने तरीकों से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं दोस्तों। एक हमारे पास सोर्स होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो जब आप किसी कंपनी के लिए, किसी एकेडमिक के लिए, या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं और आपको जो रिसर्च करनी है वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप इंटरनल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर सकते हो और वो काफ़ी अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप एक ऐसी रिसर्च कर रहे हो जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से तो रिलेट करती ही करती है, लेकिन वो साथ के साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें इंटरनल डाटा के साथ साथ एक्सटर्नल डाटा की भी ज़रूरत हो जाती है। और कई बार हमारे पास कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो कि हम नॉर्मल पीपल्स के लिए, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, हम उनके लिए कर रहे होते हैं। तो जब ऐसी कोई रिसर्च होती है तो हमें जो आउटसाइड द वर्ल्ड है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड वर्ल्ड है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, उसका हमें डाटा चाहिए होता है। तो वो सारा डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें वो डाटा मिलेगा। तो इसीलिए हमारे पास ये बेसिकली मेन दो सोर्सेज होते हैं, एक है हमारा इंटरनल सोर्सेज और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। तो चलिए मान लेते हैं इसी के बेसिस पे अब हमारे पास डाटा के क्या टाइप्स हैं। अब मेन चीज है ना कि जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि डाटा हमारे पास कितने टाइप का होता है और उसका हम कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास डाटा होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा को हम मेनली इंटरनल डाटा भी बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये जो डाटा होगा ये सारा का सारा एक किसी फर्स्ट हैंड, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल पहली कॉपी होती है। इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। जो भी डाटा कलेक्ट करोगे वो आप खुद ही करोगे, तो वो सारा आपका खुद का डाटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो डाटा कलेक्शन के अंदर जो डाटा है, पहला डाटा वो होता है प्राइमरी डाटा। और जो प्राइमरी डाटा होता है वो हर बार जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो वो फर्स्ट टाइम ही कैलकुलेट आप करते हो, उसके लिए आप फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट करोगे। और ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है और सबसे ज़्यादा रिलायबल डाटा होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि जब आप एक अपना डाटा क्रिएट कर रहे हो, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके उससे क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशंस आपकी काफ़ी इजी हो जाएंगी, आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। और तो उससे क्या है कि आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी निकाल पाओगे। तो इसमें क्या है कि आपको
ज़्यादा सोचने की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने डाटा में क्या क्या कलेक्ट किया है, क्या उसमें से आपने चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। फिर सेकंड थिंग जो आती है, उसके अंदर डाटा के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं वो भी आपको पता होंगे, तो क्या है कि आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी चीजें निकालनी है, कौन सी चीजें रखनी है, वो सारी चीजें भी आपको पता होंगी। और जो आपका डाटा कलेक्ट होगा वो एक स्पेसिफिक किसी रिसर्च इश्यू के लिए आप कलेक्ट करेंगे, तो वो भी काफी एडवांटेज है इसमें। और फिर जो आपका डाटा है उस पर आपका कंट्रोल भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो आपने खुद ही कलेक्ट किया है, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। और फिर एक जो और इसमें चीज की मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई नया डाटा क्रिएट करते हो तो उसका आपको प्रोप्राइटरी इश्यू भी मिल जाता है, तो वो डाटा आपका खुद का डाटा होता है। और जब कोई नेक्स्ट टाइम अगर कोई पर्सन उस डाटा को अपने रिसर्च के लिए यूज करेगा तो वो आपको एक क्रेडिट जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखो, पहली जो डिसएडवांटेज है वो यूजुअली है कि जब आप खुद एक डाटा क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको कुछ महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ जाएं जिससे कि वो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा ये इसमें है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, क्योंकि देखो जब भी आप कोई नया डाटा अगर क्रिएट कर रहे हो, नया डाटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम तो देना होगा। अब इससे कुछ इनएक्यूरेट फीडबैक्स भी हो सकती है। मान लो कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसका दूसरे पर्सन का जो फीडबैक हो उसके रिगार्डिंग वो कुछ आपके एक्यूरेट ना हो, आपके अकॉर्डिंग ना हो। और क्या है कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की भी आपको ज़रूरत होती है। आप एक सिंपल एक रिसोर्स से आप इतना ज़्यादा डाटा क्रिएट नहीं कर सकते जितना कि हमारे डाटा साइंस की रिसर्च के लिए आज के टाइम में चाहिए हो। तो बहुत सारे रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना पड़ता है, वो भी हमारे कॉस्ट को बढ़ाने में एक मेन रीज़न है यहाँ पे। तो प्राइमरी डाटा की कुछ ये डिसएडवांटेज थी और कुछ एडवांटेजेस थी जो मैंने आपको सामने रखी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा की, जो कि है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा जैसे कि सर नाम से ही पता लग रहा है हमें कि ये हमारा सेकेंड हैंड डाटा होता है। ये पहले किसी ने कलेक्ट किया, उसको पब्लिश किया, और उसके बाद जो उसकी जो सेकेंड हैंड कॉपी है वो हमारे पास आ रही है। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो आपने टेलीफोन डायरेक्टरीज देखी होगी जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन नंबर होते हैं या बहुत सारे पर्सन्स के फ़ोन नंबर होते हैं। तो वो जो डायरेक्टरी है वो क्या है कि पहले किसी ने बनाई है, फिर उसको पब्लिश किया है, तब वो हमारे तक पहुंची है। तो वो क्या है कि सेकंड हैंड डाटा है हमारा। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हम जान लेते हैं कि सेकंड हैंड डाटा की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो सेकंड हैंड डाटा होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव है वो तो हम समझ गए। आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जो हमारा टाइम लग रहा था वो हमारा बच गया, हमारे जो रिसोर्सेज लगने वाले थे वो हमारे बच गए, तो काफी कॉस्ट कम हो जाती है। अब क्या है कि जो डाटा अदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन ने हमारा पहले से पब्लिश कर रखा है तो उसको एक्सेस करना ठीक है इजिली है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर कॉस्टली अवेलेबल है तो हो सकता है कि आपको कुछ पे करना पड़ जाए, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ पे करना पड़ेगा जिससे कि ये बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। तो एक्सेस करना काफ़ी आसान है इसको। अब क्या है कि आपको इमीडिएटली अवेलेबल भी हो जाता है, आपको ज़्यादा इसके लिए टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है। फिर इससे क्या है, एक और इसकी एडवांटेज है कि आपको इसका जो बैकग्राउंड है, एक रिसर्च प्रॉब्लम, किस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आपने इसको पहले जो पर्सन था उसने किस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए इसको कलेक्ट किया था, तो वो उसके लिटरेचर रिव्यू से हमें पता लग जाएगा कि ये डाटा किस टाइप की प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमारी एक क्लैरिटी हमें दे देता है कि हाँ भाई ये जो डाटा है ये इस टाइप के रिसर्च में यूज होगा। तो उससे क्या है कि हमें अपनी रिसर्च के लिए क्लैरिटी मिल जाती है कि ये डाटा हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अब जब आपके पास किसी और पर्सन का डाटा है
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं। तो ये जो हमारा डाटा कलेक्शन होगा, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास रिसर्च के लिए कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हम अपनी रिसर्च में यूज करके उसको काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इससे जब हम उन डाटा के बारे में, उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स समझ रहे हैं, तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं अपनी रिसर्च में, उसका भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे दो टाइप के डाटा जो कि हम अपने डाटा साइंस में यूज करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो डाटा को कलेक्ट करने की टेक्निक्स पे। जो हमारी पहली डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, डाटा का प्राइमरी डाटा को, उसके लिए जो हमारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो है इंटरव्यू, सर्वेज, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यूज की। तो दोस्तों इंटरव्यूज जैसे आप समझते ही हैं कि इंटरव्यूज में आपको मेनली क्या है कि आपको पर्सन से मिलना होगा, उससे बातचीत करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको डाटा का कलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो इंटरव्यूज मेनली तो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं वो बेसिकली सारे एडमिनिस्ट्रेटर जितने होते होते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ हमारे होते हैं। और वो सारे आप फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, जिसमें कि आप वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, वो आपको उनका आंसर्स करते हैं और आप उनको कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा कलेक्शन बनाते हैं। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि कुछ सेवरल की क्वेश्चंस होते हैं और कुछ स्कोप ऑफ एरियाज होते हैं जिसमें से आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप उन्हीं को बना के एक छोटी सी फ्रीडम के साथ आप उनको पर्सन्स को प्रोवाइड करते हैं और वो उसके आंसर्स करते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि ये इसमें आपका कोई एरिया फिक्स नहीं होता, एक वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इंटरव्यूज के लिए ये तो हो गई बात इंटरव्यूज की। अब इंटरव्यूज के लिए कुछ डिसएडवांटेज और कुछ एडवांटेजेस भी हैं इंटरव्यूज की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और कुछ इंटरव्यूज के लिए यूज होने वाले हमारे पास डाटा कलेक्शन टूल्स की हम बात करेंगे, वो क्या क्या है। तो देखो पहली चीज तो इसकी एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है कि हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो जो भी हमें डाटा मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन से वो एक्यूरेट होगा उनके बारे में। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें। वो क्या है? ये सबसे पहली बात है टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हर एक पर्सन के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जितने पर्सन के पास पास घूमोगे उतना ही कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता है। अब कुछ हम टूल्स की बात करते हैं, कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि आप इंटरव्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। जो पहला हमारा टूल होता है वो होता है ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, कोई भी आप साउंड रिकॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप उस पर्सन को जब भी आप मिलने जाएं तो आप उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाए, ताकि बाद में आप उसको सुन पाए। और उसका कुछ, अगर आपके पास कुछ ऐसे मतलब लेटेस्ट अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं, तो कुछ ऐसे भी ऑडियो रिकॉर्डर्स आते हैं कि जो कि उस डाटा को प्रिंटेबल फॉर्म में बना पाए। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप पहले उसको रिकॉर्ड करके बाद में आप प्रिंटेबल फॉर्म में भी ले पाए। सेकंड जो थिंग है वो हमारी है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में बेसिकली दोस्तों क्या है कि जब अगर मान लो आपको किसी रिसर्च के लिए आपको इमेजेस की जरूरत है, या फिर आपको वीडियो की रिकॉर्डर है, वीडियो की जरूरत है, इमेजेस की जरूरत है, तो वहां पे आपका डिजिटल कैमरा बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए। जिससे कि आप उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप इमेजेस कलेक्ट कर पाओ, वीडियोस कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, सेम एज कैम रिकॉर्डर भी आप इंटरव्यूज के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सर्वे की।
तो सर्वे, जैसा कि आप समझते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है तो हम डिफरेंट टाइप के अपने सर्वे मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो सर्वे में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली सर्वे जो पहले के टाइम में जो सर्वे होता था उसमें क्या होता था कि पर्सन टू पर्सन विजिट करके उनको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनके आंसर्स हम राइट डाउन करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स बताते थे। तो आज के टाइम में भी सर्वे का कुछ वही तरीका है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। आज के टाइम में सर्वे मेल के थ्रू भी होते हैं, आज के टाइम में सर्वे कुछ वेबसाइट के थ्रू भी होते हैं। तो डिफरेंट वेज आ गए हैं सर्वे के, जिससे कि आप बिना पर्सन टू पर्सन मूव करे आप अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हो और काफी अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सर्वे में दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम आती है कि हर एक पर्सन का अपना एक बायस होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, और कुछ पर्सन्स क्या होते हैं कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो थोड़ी सी इसमें ना प्रॉब्लम है। अगला जो है वो है क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज दोस्तों काफी अच्छा मेथड है वैसे तो डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंटेड भी हो सकते हैं, नॉन प्रिंटेड भी हो सकते हैं, आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे रखें। ठीक है दोस्तों, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, अगर किसी को मेल करना है तो मेल के थ्रू कर दिया, अगर हम किसी के फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू पूछना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू भी हम पूछ सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में अगर हम किसी के पर्सन टू पर्सन अगर विजिट करके अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं दोस्तों, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से अब वो अपना डाटा कलेक्ट करना है। तो क्वेश्चनरीज में अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है आपके पास, क्वेश्चनरीज हम क्यों इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली बात तो देखो, हम समझते हैं कि पहले क्वेश्चनरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाद में उसके बेनिफिट हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चनरीज में जो क्वालिटीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होता है कि पहली बात तो सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, तो क्या है कि पर्सन भी उसका आंसर उसी तरीके से देगा। लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, तो इससे क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर वे में फॉर्मेट करने में आसानी हो जाती है। और जब आप उन क्वेश्चंस के साथ अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दोगे तो जो इंफॉर्मेशन में इनएक्यूरेसी होने के चांसेस हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे। और जो हमारी क्वेश्चनरीज हम बनाते हैं ना, वो पहले प्री टेस्ट की जाती है। प्री टेस्ट करने से क्या है कि हम ये देख लेते हैं कि अगर हम एक स्मॉल ग्रुप ले लेते हैं, स्मॉल ग्रुप में अगर हम क्वेश्चनरीज अगर दें तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लग जाती हैं, तो उससे क्या है कि डाटा की एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है, एक और चीज होती है कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अवॉइड किया जाता है। तो जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च पे अगर वर्क कर रहे हो तो क्वेश्चनरी बहुत ही अच्छा वे होता है आपका डाटा कलेक्ट करने का। तो क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल आपको मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक और है कि ये पर्सनल जो बायसेस होते हैं उनको भी दूर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चनरीज मैंने आपको बता दिया, मेल के थ्रू भी आप पूछ सकते हो, और आप वेबसाइट वगैरह बना के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, फॉर्म वगैरह बना के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और प्रिंटेड फॉर्म में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो लोगों से, जिससे कि आपका काफी अच्छा खासा डाटा कलेक्ट हो जाए। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो किसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो पहली एडवांटेज कि जो आप डाटा क्वेश्चन से पूछोगे उसका आंसर भी बहुत सिंपल और सीधा होगा और एक्यूरेट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो काफी रिलायबल और एक्यूरेट डाटा हमारे पास आता है, और जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो भी काफी बेटर रिस्पॉन्सेज होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप मान लो एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और अगर आप क्वेश्चनरीज
यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो कुछ बहुत अपने इंडिया के अगर हम जैसे देखें तो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे कर पाएंगे? तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज भी हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा कॉस्टली मेथड भी हो जाता है ये, क्योंकि अगर आप मान लो प्रिंटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू अगर आप क्वेश्चनरीज इकट्ठा कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। जैसे कि आप मान लो मेल वगैरह के अगर थ्रू अगर आप क्वेश्चनरीज का डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हो, तो उन मेल्स का रिवर्ट आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आपकी एक्सपेरिमेंट में काम आ सकें, तो वो भी अब ठीक है, वो भी एक तरीके का डाटा कलेक्शन है। लाइक अगर मान लो हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का किस डे पे, ठीक है, किस टाइम पे क्या उसका इफेक्ट था, क्या सिचुएशन थी, वो सारी चीजें हम, कितना ह्यूमिडिटी थी, कितना उसका वहां पे आप कह सकते हो कि कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, तो इस टाइप के कुछ हम डाटा कलेक्ट करके टाइम टू टाइम हम एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी अपना डाटा बना सकते हैं। अब बात आती है अगले टाइप की जो है एक्सपेरिमेंट। तो कई बार है ना, कुछ हमारे पास ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसके लिए हमारे पास ना तो कहीं से हमारे पास डाटा अवेलेबल हो पाता है, ठीक है, और ना ही हम उसको इजिली कलेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका एक आप कह सकते हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। आपने कुछ वेरिएबल दिए, उससे कुछ आउटपुट आई, फिर आपने कुछ वेरिएबल दिए, फिर उससे कुछ आउटपुट आई, फिर आपने कुछ अदर वेरिएबल्स दिए, उससे कुछ आउटपुट आई। तो इसी टाइप से हम डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट आउटपुट्स को कंबाइन करके अपना डाटा क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी डाटा कलेक्शन के। वो क्या है? पहले जो हमारा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं CRD, कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन। अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि कंप्लीटली रेंडमाइज डिजाइन यानी आपने कोई भी रैंडम डाटा दिया, उससे आउटपुट आपने देख ली कि भाई इससे क्या आउटपुट आई, वो आपने कलेक्ट कर ली। फिर आपने कुछ रैंडम इनपुट दी, फिर आपने उससे ठीक है। फिर उसके बाद RBD होता है, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। अब इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और उन ब्लॉक्स के में डिफरेंट डिफरेंट रैंडम हम इनपुट्स देते हैं, जिससे कि हम कुछ रैंडम आउटपुट हमें मिलती है। ठीक है, तो उन आउटपुट्स को हम इकट्ठा करके उन रैंडम इनपुट्स के साथ जोड़ के अपना डाटा बनाते हैं। उसके बाद है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं और जो उससे आउटपुट्स आती हैं उनके साथ अपनी जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको जोड़ के और अपना डाटा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम बात करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है वो जान लेते हैं। जो पहली टेक्निक है दोस्तों वो होती है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग दोस्तों आप इसको वो मीडिया वाली रिपोर्टिंग मत समझ लेना। ये रिपोर्टिंग जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है ना, वो वाली रिपोर्टिंग है जिसमें कि आप रिपोर्ट्स बनाते हो। ठीक है, तो वही है हमारा सेकेंडरी डाटा के लिए रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में देखो दोस्तों पहली तो बात क्या है कि रिपोर्ट्स आपको काफी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं किसी भी चीज के लिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिपोर्ट्स काफी इजीली आपको मिल जाएंगी। अब रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं वो भी आपको पता है। रिपोर्ट्स के लिए डिफरेंट टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि रिपोर्ट्स अगर आपको कहीं से कलेक्ट करनी है तो कुछ, अगर मान लो आप किसी NGO के लिए
बना रहे हो तो एनजीओ की रिपोर्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगी, या फिर आप जनरल कोई रिसर्च कर रहे हो तो न्यूज़पेपर्स से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। वेब आर्टिकल से भी आपको मिल जाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ से भी आप डिफरेंट रिपोर्ट्स उठा सकते हैं। मान लो आप किसी हॉस्पिटल वगैरह के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप उसके हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है वो भी आप यूज कर सकते हो अपने डाटा के तौर पे। फिर कुछ हमारे एग्जिस्टिंग डाटा भी होते हैं, जैसे कि जो पहले से पब्लिश हो चुके हैं, लाइक आपके कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, ठीक है, वो भी आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ ऑनलाइन सर्वेज भी होते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, वो पहले से किसी ने सर्वे कर रखा होता है और हम उसको ऑनलाइन उसने पब्लिश कर रखा होता है, तो वो भी हम सर्वे ले सकते हैं अपने डाटा को डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो डाटा कलेक्शन के बारे में, जिसमें कि हमने जाना कि हमारे पास डाटा कलेक्शन होता क्या है, डाटा कलेक्शन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, और डाटा कलेक्शन में डाटा हमारे पास कितने टाइप का है मेनली, और हर एक टाइप के डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और उसको हम किस तरीके से कौन से रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो तो मुझे उम्मीद है कि आपको डाटा कलेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप जब भी कोई रिसर्च करोगे तो आपको डाटा कलेक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, आप इजीली अपने डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी रिसर्च के लिए। तो ये मैं आपसे एक उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो, या फिर आपको कुछ और टेक्निक्स के बारे में जानना हो, कुछ और टूल्स के बारे में जानना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, मैं उनमें आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही आने वाली जो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस है ना, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो हमारा पार्ट चल रहा था वो सारा थियोरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल पार्ट भी इस डाटा साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप उस प्रैक्टिकल पार्ट को मिस ना कर पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।